जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि जब सातों ग्रह उच्च स्थान में आते हैं तभी ही तीर्थंकर परमात्मा जन्म ले सकते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा जब भी जन्म लेंगे सातों ग्रह उच्च स्थान वाले समय में एग्जैक्ट उस बराबर उसी एक समय के अंदर कोई दूसरा जीव जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि जो भी जन्म लेगा उसके भी सातों ग्रह उच्च स्थान में आ जाएंगे। तो हमें ये चीज़ पे बहुत गहराई से सोचना है कि सातों ग्रह उच्च स्थान में हो और सामान्य व्यक्ति जन्म ले पाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। यही कारण है कि जब सात ग्रह उच्च स्थान में हो तब जो जन्मेगा, जो जीव जन्म लेगा, या तो वो तीर्थंकर परमात्मा बनेगा, नहीं तो वो चक्रवर्ती बनेगा। 6 ग्रह जब उच्च स्थान में आएंगे तो वासुदेव का जन्म होगा, 5 ग्रह उच्च स्थान में आएंगे तो बलदेव का जन्म होगा। यही कारण है कि ग्रहों का बल किसी भी व्यक्ति के पाप और पुण्य की तरफ उसकी बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं, निमित्त बनते हैं। समझ में आई ये बात सबको? हाँ, बिना इसके ग्रहों के बल के हम सुख और दुख का जो अलग से डिवीज़न है वो नहीं कर सकते। यही कारण है कि ढाई द्वीप के बाहर जो जो भी जीव है, तिर्यंश है या फिर जो भी एकेंद्रिय रत्नकायिक जीव है, वो सब जीवों में, उसमें भी अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश सब जीव है, निगोद के भी गोले भी है, सबके सब जीव है। लेकिन वो जीव में चराचर ज्योतिष वहाँ नहीं होने के कारण जो उनको भव मिला है उसी भव को वो ख़त्म करें। यहाँ से वो पुण्य के उदय को मिले और वो उच्च गति में जाए या कोई ऐसे कर्म कर पाए, ये मुमकिन नहीं। वो सिर्फ अपने भव को भोग के वापस आ जाए। आगे अभी हम यहाँ से आगे के पाठ में, अभी आपका लेसन नंबर 2 शुरू हुआ और 2 नंबर के पाठ में क्या क्या चीज़ पढ़ोगे, जरा मैं अनुक्रमणिका में थोड़ी आपको हाईलाइट दे रही हूँ। राहु के प्रकार जानोगे आप। जो राहु चंद्र के विमान के नीचे निरंतर रूप से चलता है, वो अपनी सामान्य गति से चंद्र को ढकता है, खोलता है, ढक देता है, खोल देता है। ये जो उसका निरंतर जो चलना है उसके भी 2 प्रकार है। एक राहु तिथि बनाएगा, दूसरा राहु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण करेगा, उसको ग्रसित करेगा। तो जो 2 प्रकार है उसमें से एक है पर्व राहु, जो पूर्णिमा और अमावस के दिन सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, अमावस को सूर्य ग्रहण, वो संजोग खड़े करता है और ग्रहण के निमित्त बनता है। सूर्य चंद्र को वो ग्रसित करता है, उसके बिंब को कुछ घंटों के लिए गायब कर देता है, अपने पीछे ढक देता है वो। तो ग्रहण की उत्पत्ति, ग्रहण का स्वरूप, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब आप जानोगे पर्व राहु के कारण। और नित्य राहु से आप ये जानोगे कि रोज चंद्र की एक एक कला को ढकना, एक एक कला ग्रसित होना, एक एक कला ग्रसित, पूरा चंद्र नहीं, एक एक कला, और धीरे धीरे एक एक करके करके वध एकम से लेके अमावस तक पूर्ण चंद्र को ग्रसित कर लेना, वो भी 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसको धीरे 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 छोड़ना। तो ये जो सारी गतिविधि चंद्र के साथ होती है उसके लिए जिम्मेदार है नित्य राहु। नित्य राहु मतलब कि जो राहु रोज चंद्र को घटाए और बढ़ाए। उसके बाद आप जानोगे 132 सूर्य 132 चंद्र का एक साथ उत्कृष्ट तथा जघन्य ग्रहण समय। देखो यहाँ एक चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना आप। एक सूर्य के और एक चंद्र के साथ अगर राहु ने ग्रहण किया तो एक से ग्रहण नहीं होगा, 132 के साथ ग्रहण होगा, क्योंकि दिन रात की व्यवस्था, ग्रहण की व्यवस्था प्रत्येक सूर्य चंद्र के साथ एक समान होती। अगर यहाँ जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में अगर वध एकम चल रही है
तो बराबर 12 घंटे के बाद, मतलब रात्रि खत्म होने के बाद दूसरे दिन महाविदय में, जम्मू के ही महाविदय में वही तिथि वही वद एकम होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जम्मू में ही भरत और महाविदय के बीच की बात थी। पांचों भरत की बार करूंगी, 2.5 द्वीप में पांचों भरत में, अगर जम्मू के भरत में अगर अभी वद एकम अभी शुरू हुई, रात्रिकाल शुरू हुआ, तो पांचों भरत में, पांचों ऐरावत में एक साथ वो ही समय शुरू होगा। वहाँ 12 घंटे का फर्क भी नहीं आएगा। अगर आपके यहाँ जम्बू द्वीप में ग्रहण, आज सूर्य ग्रहण अभी आएगा, ये अमावस को ही आएगा सूर्य ग्रहण, आप टीवी में और वो जगह उसके पिक्चर्स ज़रूर देखना या गूगल पे देखना, कहीं भी देखना, लेकिन देखना ज़रूर। आप पढ़ रहे हो तो साथ में ये भी जानोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको यही समझना है कि एक सूर्य अगर ग्रसित कर रहा है अमावस के दिन, तो 132 सूर्य एक साथ उसी समय ग्रहण को प्राप्त करेंगे। उसमें कोई भेद नहीं है। समझ में आया सबको? हाँ हाँ। जब दिन रात एक साथ होता है, पांचों भरत में दिन एक साथ होता है, पांचों भरत में रात्रि के 12 बजे एक साथ समय शुरू होता है, तो पांचों भरत में ग्रहण भी एक साथ ही होगा। उसमें भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा एक साथ शुरू होगी, ग्रहण भी एक साथ शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो 66 पंक्ति दोनों तरफ, इसमें 66 चंद्र पूर्व में मिलेंगे तो 66 चंद्र पश्चिम में मिलेंगे, 66 सूर्य पूर्व में मिलेंगे तो 66 सूर्य पश्चिम में घूमेंगे। वो ऐसे ही गोल गोल, पूर्व का पश्चिम में जाएगा, पश्चिम का पूर्व में जाएगा। लेकिन आपको बराबर डिवीज़न से एक ही लाइन में एक के पीछे एक सूर्य चंद्र घूमते हुए जरूर मिलेंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन से, बिल्कुल आनुपूर्वी से, व्यवस्थित रूप से, एक के बाद एक। तो ये जो 66 सूर्य 66 चंद्र है, 66 सूर्य पूर्व में, 66 सूर्य पश्चिम में, बराबर 66 चंद्र भी पूर्व में, 66 चंद्र भी पश्चिम में। अब पूर्व पश्चिम में है, लेकिन सूर्य पूर्व से लेके शाम को पश्चिम में पहुंचता है, और पश्चिम का सूर्य दूसरे दिन पूर्व में आता है। तो घूमने तो है ही ना उनको, हाँ या ना? हाँ, यहाँ से यहाँ उसको घूमना तो है ही गोल में। पर वो जो जगह है, जो एक की जो गति है वो सबकी गति, एक सूर्य की जो गति है वही सबकी गति। तो सब व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक पूरा चक्र घुमा के वापस आएंगे, बराबर। तो अब यहाँ एक और बात समझनी है, ध्यान से सुनिएगा। जो 66 चंद्र है पूर्व पश्चिम में और 66 सूर्य है, तो हर एक सूर्य और एक चंद्र का परिवार होगा। अब एक सूर्य और एक चंद्र के परिवार में कितने नक्षत्र होते हैं? 56 नक्षत्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 56 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं। तो आपको ये सबको मल्टीपल करके टोटल 132 सूर्य चंद्र के कितने हुए, उसका भी आपको पूरा टोटल मिल जाएगा। बराबर गिनती से है, एक भी घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, बराबर। हाँ, अभी आगे के सब्जेक्ट में हम जाएंगे। 1 मिनट, हाँ जरा। अब आप देखो, यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स हैं, आपको दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन? हाँ बस, तो अभी मैं आपको ये पिक्चर्स बता रही हूँ, आप उसको देखिए। देखो, जो 132 सूर्य चंद्र की बात की थी ना, अभी उसका पिक्चर दिख रहा है।
बात की ग्रहण की, आपको यहाँ कुछ ग्रहण के पिक्चर्स मिल रहे हैं। ग्रहण के समय सूर्य चंद्र की क्या स्थिति होती है आपको दिखेगा। जैसे कि ये जो था वो आंशिक ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण आपको दिख रहा है। धीरे धीरे देखो ये पूरा गोलाई में धीरे 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 सूर्य का जो पूरा बिंब है ना, मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है ना, उसको ये राहु का जो विमान है वो ढक रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ देखो धीरे 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 बिंब ढक रहा है। अब यहाँ देखोगे कितना ढक गया, इतना ढक गया, धीरे 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 वो अंदर आएगा। अब यहाँ देखो ढका हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ही पोजीशन के 4 पिक्चर हैं, देखा। हाँ पहले जो इतना ही ढकना है, पर ये एंगल से लिया, ये दूसरे एंगल से लिया, तीसरे एंगल से लिया, चौथे एंगल से। तो ये जो काला एरिया है ना इतना गोल, हाँ ये पूरा ऐसा गोल राहु का विमान है जो धीरे धीरे खिसकता खिसकता सूर्य के बीम के ऊपर पूरा आ जाएगा। जब ये पूरा आ जाएगा तो सूर्य पूरा ढकेगा, और अगर पूरा नहीं आना, इतना ही आना है, तो उसको आंशिक ग्रहण कहा जाएगा, तो इतना ही ग्रहण होगा। બિંદુબેન ઈ રાહુનો વિમાન છે। हाँ, ये काला रंग का है वो राहु का विमान। બટ અકોર્ડિંગ ટુ જ્યોગ્રાફી આપણે એવું કહીએ કે સૂર્યના ઉપર ચંદ્રનો ગ્રહણ આવે, ચંદ્ર એને ઢાકે છે। ના ના, એ એટલે તો જોગ્રાફિકલી એટલે તો એ વસ્તુને આપણે સાચી માનતા જ નથી। ઓકે તો એ સાયન્સ અને આપણું સાયન્સ तो जुदू જ છે ને। साइंस का क्या कहना है पता है, सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी ने सूर्य को ढक दिया तो पूर्णिमा का ग्रहण बोला, चंद्र ग्रहण बोला, बराबर। हाँ એવી तो રીતે લોજિક तो अब उसी लॉजिक पे अगर आप चलोगे तो सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी तो हर पूर्णिमा को आती है। हाँ अब हर पूर्णिमा को तो ग्रहण नहीं है, नहीं तो ये तो लॉजिक फेल हो गया। बराबर मतलब कोई और कारण है। देखो ये चंद्र ग्रहण की बात है, देखो अगर ये पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र पीछे है, इस तरफ ये पृथ्वी है, तो इस तरफ सूर्य है, तो ये तो हर महीने होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। वह हर महीने नहीं होता है, वो 1.5 साल में एक ही बार होता है, और राहु हर 1.5 साल में राशि बदलता है। राहु अपनी राशि हर 1.5 साल में चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.5 साल के पहले तो ये जब भी राहु की राशि में सूर्य जाएगा या सूर्य की राशि में राहु जाएगा तभी ग्रहण होगा। तो एक सूर्य को अब राहु की राशि में से केतु की राशि में जाने में 6 महीने लगते हैं। कितना? 6 महीना 6 महीने लगते हैं। तो हर ग्रहण हर 6 महीने में आना चाहिए। अगर राहु के कारण हो रहा है हाँ तो हो रहा है। ऐसा आज जोग्राफिकली हो भी रहा है। राइट हर 6 महीने में ग्रहण आता है। आपको पंचांग में मिलेगा, जो मैंने आपको मेरी पंचांग की किताब भेजी है ना उसमें मिलेगा, देख लेना। उसमें जो हर एक महीने के ग्रहण है ना साइड में मैंने लिखा है। आप उसमें आज जाके आज आप लोग वो पंचांग के अंदर डेट है ना टैली करना, तो वो डेट में आपको जब कल जो ग्रहण है उसकी तारीख, उसमें राहु की डिग्री सब कुछ मिलेगा। मतलब ये हो गया कि जब भी राहु की राशि में सूर्य जाएगा तब सूर्य ग्रहण जरूर होगा। तो जब ये सिचुएशन में आज भी अगर लोकल में हो रहा है तो सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आने से ग्रहण हुआ, ये बात तो खत्म हो गई ना। हाँ ये तो खत्म हो गई। देखो आपके पास ये पंचांग मैं बता रही हूँ, दिख रहा है। आप उसमें आज चेक करना, आप सबके पास है, मैंने पोस्ट से भेजा हुआ है। उसमें आएगा पेज नंबर 70। तो उसमें बराबर आज के जो डेट आएगी ना अभी महीने की 30 नवंबर को, 30 नवंबर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण बताया है। याशु हाले बेटा ने હવે નથી રહેતો, गर्मी लागे છે ને અહીંયા। आपको ये ज़रूर मिलेगा। देखो तारीख में बोल रही हूँ 30
नहीं, ये 2022 का है। 70 पेज नहीं, दूसरा पेज आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। आओ देखो, तारीख देखो, पेज नंबर है 60 और तारीख है, राहु की डिग्री है। देखो वृषभ में एक राशि पूरी हो गई है, दूसरी वृषभ राशि में 6 डिग्री 51 कला का राहु है। और 4 दिसंबर को, कब? 4 दिसंबर 2021 को सुबह 7:34 पे खग्रास सूर्य ग्रहण होने वाला है, पूरा का पूरा टोटल सूर्य ग्रहण। और तब सूर्य की डिग्री कितनी होगी तो वो भी आपको यहाँ मिलेगी, देख लीजिएगा आप। आज वीडियो में ये सारी चीज़ चेक कर लीजिएगा। वीडियो में ये मैं बता रही हूँ 4 दिसंबर को। आओ 4 दिसंबर की भी डेट देखेंगे। देखो 4 दिसंबर सूर्य है 7 राशि खत्म होके 17 डिग्री का, तो 7 राशि खत्म होके वृश्चिक राशि में केतु है, वृषभ में राहु है, वृश्चिक में केतु है, तो 7 डिग्री का राहु है और 17 डिग्री का सूर्य है। दोनों साथ साथ हुआ कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, तो ये सिर्फ 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो उसी वक्त उसी दिन सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि अमावस है इसीलिए ये सूर्य ग्रहण होगा। और बराबर उसके 15 दिन बाद ये जो आपको डेट मिल रही है ना, 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, लेकिन उससे पहले अभी नवंबर में पूर्णिमा आएगी। परसों ही पूर्णिमा है, कल 14 से, और परसों ही पूर्णिमा है। देखिए तो ये डेट देखिए 19 नवंबर के दिन सुबह 9:04 को पार्शियल मतलब खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, क्योंकि यहाँ डिग्री में बहुत फर्क है। अब 19 तारीख को राहु की डिग्री है 60 डिग्री, और वही 19 तारीख को पूर्णिमा के वक्त सूर्य चंद्र की कितनी डिग्री है मैं बोल रही हूँ, सुनिए। अभी 19 तारीख को 1 डिग्री का सूर्य है, 1 डिग्री का राहु है, 60 डिग्री का सूर्य है 1 डिग्री का, तो वही बराबर 7 ही डिग्री दूर हुआ, तो पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण अवश्य होगा। समझ में आई मेरी बात? तो 7 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के आसपास के वातावरण में जब भी ये सूर्य के या चंद्र के नीचे राहु का विमान आएगा, तो ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर अमावस है तो सूर्य ग्रहण होगा, अगर पूर्णिमा है तो चंद्र ग्रहण होगा। और सबसे बड़ी एक बात और ये याद रखनी है कि जब तक राहु के नज़दीक सूर्य चंद्र नहीं आते हैं, आज के साइंस ने भी ग्रहण नहीं बताए हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ। तो सूर्य के चंद्र के बीच में पृथ्वी आने से ग्रहण होता है, ये बात बिल्कुल ही फ्लुक है। पृथ्वी जमीन पे है, आकाश में है ही नहीं। और अगर होती है तो हर एक पूर्णिमा को ग्रहण आता। समझ में आई मेरी बात? हाँ। हर एक पूर्णिमा को ग्रहण होता है, और हर एक पूर्णिमा को कभी भी ग्रहण नहीं आता है। हर एक पूनम को कभी भी ग्रहण नहीं आता है। तो राहु के कारण ग्रहण हो रहा है, ये आज का साइंस भी प्रूव कर रहा है। क्योंकि अगर आज ग्रहण होगा ना, तो बराबर 6 महीने बाद जब सूर्य राहु की राशि में वापस जाएगा ना, तब ग्रहण होगा। अभी केतु की राशि में है तो ग्रहण हो रहा है, फिर राहु की राशि में जाएगा तो ग्रहण होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना सबको? हाँ। राहु અને કેતુ ઈ બેના લીધે જ ગ્રહણ થાય છે। यस, परफेक्ट। राहु और केतु जहाँ बैठे होंगे वो राशि में जब भी सूर्य चंद्र जाएंगे, तब ये 7 से लेके 10 डिग्री, 0 से लेके 10 डिग्री तक के अंतर के अंदर ये जरूर ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है 15 डिग्री दूर भी होगा तो ग्रहण होगा, पर वो कितना होगा? थोड़ा ही होगा। जैसे ये टुकड़ा हुआ है, देखो आपको यहाँ चंद्र ग्रहण में सारी चीज मिली है। देखो ये पूर्ण ग्रहण है, दिख रहा है? हाँ। पूरे चंद्र के ऊपर बिंब आ गया है। इसको देखो, यहाँ रिंग बनी है, रिंग। अंगूठी कैसी होती है? हाँ। या कंकण कैसे होता है? कंकणाकृति बोला गया है इस ग्रहण को, कंकणाकृति। हाथ में पहनते हैं ना कंकण। हाँ, बैंगल के जैसे। हाँ, अब ये देखो
पूरा ग्रहण कंकणाकृति होने से पहले का समय, ये हुआ खंड ग्रास, थोड़ा ही टुकड़ा ढका है। अब यहाँ आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये राहु का विमान आ गया ना इस तरफ। बराबर। देखो यहाँ तो बिल्कुल गोल दिख रहा है, राहु का विमान दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। बिल्कुल गोल दिख रहा है। यहाँ भी आपको दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो गोल गोलाई में है राहु का विमान भी, देखो काला। तो वो भी वही साइज का है, तभी वो पूरे बीम को ढक रहा है। वही साइज का है और उसके नीचे चल रहा है, तो ढकेगा कि नहीं? ढकेगा। बस कहाँ पे होता है? देखो, जब भी पूर्णिमा हो तो सूर्य से बराबर चंद्र उसके सामने अपोजिट होता है। ओके। तो जब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र राहु के साथ है, तो सूर्य केतु के साथ है। ओके। और अमावस के दिन सूर्य चंद्र दोनों इकट्ठे होते हैं। तो जो राशि में सूर्य है उसी राशि में चंद्र आ जाएगा। हाँ बराबर। तो जब सूर्य अमास का सूर्य ग्रहण होगा तब सिर्फ एक ही ग्रह काम में आएगा, राहु या केतु। लेकिन जब पूर्णिमा का ग्रहण होगा तब राहु केतु दोनों के काम आएगा। बराबर। क्लियर बात? हाँ। हाँ, लेकिन राहु केतु के बगैर ग्रहण कभी नहीं होगा। भगवान ने भी यही कहा है और आज का विज्ञान में भी वही हो रहा है। उसकी राशि में सूर्य के आने पे ही ग्रहण हो रहा है। फिर तो भगवान की बात सच साबित हो गई ना। हाँ हो गई। हो गई। समझ में आ गया? कोई प्रश्न है बोलो। है किसी को प्रश्न? हाँ, चलो आओ आगे। राहु के दो प्रकार बताए गए हैं, एक है नित्य राहु, एक है पर्व राहु। अब जिसमें ग्रहण की उत्पत्ति होती है वो पर्व राहु से होती है, और जो तिथि की उत्पत्ति होती है वो होती है नित्य राहु से। नित्य का मतलब रोज राहु, तिथि तो रोज बदलेगी। अब चंद्र, अब यहाँ हम देखो सुन रहे हैं, जो मैं बोली हूँ वही वापस आ रहा है। मैं एक बार सेंटेंस बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पर्व राहु अपनी गति में चलता चलता चंद्रमा की कांति को आच्छादित करता है। यथोक्त काल में चंद्र के नीचे जब वो संपूर्ण आ जाए तो चंद्र को वो यथा योग्य आवृत करेगा, तब लोक में ग्रहण हुआ ऐसा कहा जाएगा। बराबर? हाँ। अब सूर्य ग्रहण की बात की है, पूर्वोक्त रीति से ही पर्व राहु या पर्व केतु आपको दोनों समझना है। जब सूर्य की लेश्या को मतलब उसके प्रकाश को आच्छादित करता है तब सूर्य का उपराग होने से, सूर्य के ऊपर का उपराग होने से सूर्य ग्रहण होता है। मतलब सूर्य के ऊपर उपराग हुआ, सूर्य के ऊपर केतु आच्छादित हो गया या राहु आच्छादित हो गया तो सूर्य ग्रहण हो गया। ये सूर्य ग्रहण, अब इसका समय बताया है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बढ़िया तरीके से भगवान ने बताया है। ये ग्रहण जगन्य से 6 मास और उत्कृष्ट से 48 वर्ष पर होता है, ऐसा जैन शास्त्र कहता है। लेकिन अब यहाँ एक बात पे ध्यान दीजिए, भगवान ने तो ये कितने साल पहले कहा होगा? कोई बताएगा? 2600 साल पहले महावीर स्वामी ने, आदेश्वर दादा ने कब कहा होगा? तो बहुत बड़ा वर्ष થઈ ગયા। चौथे आरे के शुरू में। हाँ। तीसरे आरे के अंत में, चौथे के शुरू में नहीं, तीसरे के अंत में। और साइंस आज कह रहा है, बोलो। अब समझ में आ रहा है आपको? हाँ। जो भगवान ने कहा वही साइंस आज बता रहा है। साइंस को अभी कितना समय हुआ? साइंस को ज्यादा से ज्यादा कितना समय हुआ? 400 years 400 साल, 400 years। खाली 400 साल। और भगवान कह के गए 2600 साल पहले, और आदेश्वर दादा कह के गए तीसरे आरे के अंत में। और वो जो कह के गए कि जगन्य से 6 महीने में ग्रहण होता है, तो आज 6 महीने में हो ही रहा है ना। हाँ।
अब भगवान की बात को या आगम को नकारने का कोई सवाल है? नहीं, नहीं है। अभी हम पूरा काम वालों काम करके जैसे बचे। नहीं है, बराबर। हाँ, चलो आगे जाएंगे। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। इससे और सूर्य ग्रहण को अमावस्या को होने से पर्व राहु से होते आच्छादन में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता। पर्व राहु बराबर अपनी गति से उसको आच्छादित कर देता है। जबकि ग्रहण संयोग अमुक प्रमाण में अमुक रीति से होता है तब उसे खग्रास मतलब थोड़ा ही टुकड़ा, अगर वो थोड़ा ही ग्रहण करेगा, थोड़ा ही टुकड़ा साइड से निकल जाए, अगर वो सूर्य के बीम के बराबर नीचे ना आए, जैसे ये बीम है और ये राहु है तो बराबर ढक गया। लेकिन अगर मान लो कि ये बीम है और राहु यहाँ से ढक रहा है तो क्या होगा? आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। छोटा ही टुकड़ा ग्रहण होगा। हाँ, राइट। तो उसको खंड ग्रास बोला है। और अगर ये राहु यहाँ से ढकेगा तो संपूर्ण ग्रहण होगा, बराबर। हाँ, तो विमान नीचे से गुजर रहा है, वो जैसे ही जाएगा वैसे उसको ढकेगा। अपने शास्त्र में एक और बात बताई है, उसको सुनिए आप अभी ध्यान से। यहाँ पे चंद्र के या राहु के बिंब के नीचे विमान, सूर्य और चंद्र के विमान के बराबर बिंब के सिर्फ 4 अंगुल नीचे राहु चलता है, सिर्फ 4 अंगुल नीचे, खाली 4 अंगुल। खाली 4 अंगुल छोड़। ये जो नित्य राहु है ना, जो रोज तिथि बनाता है, राहु के विमान 5 प्रकार के हैं, 5 अलग अलग कलर के, 5 अलग अलग कलर के 5 प्रकार के विमान है। उसमें से एक है नित्य राहु, एक है पर्व राहु। ये 2 तो रोज ग्रहण और ये करेंगे, उसके अलावा भी और 3 कलर के और दूसरे विमान। अब राहु एक ही है ऐसा मत सोचो। आओ आगे जाएंगे। जम्बूद्वीप में जब ग्रहण होता है तो एक साथ दोनों सूर्य का होता है या नहीं? हाँ, होता है। और सिर्फ इतना नहीं समझना है, जम्बूद्वीप में जब ग्रहण होता है तो आपको 132 चंद्र और 132 सूर्य का ग्रहण समझना है। जब हमारे जम्बूद्वीप में ग्रहण होता है तब जम्बूद्वीप में क्या, समग्र मनुष्य क्षेत्र में स्थित 132 चंद्रों का और 132 सूर्य का भी ग्रहण एक साथ होता है। क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में अमुक ही नक्षत्र का योग हो तब ये ग्रहण होगा, और तब ये ग्रहण सब नक्षत्र एक साथ उसी समय सूर्य चंद्र से योग करते हैं। मतलब कि सकड़ सर्व जो चर सूर्य चंद्र है वो एक साथ एक ही नक्षत्र का योग सर्व स्थान में समश्रेणी में अवस्थित होने से ही करते हैं। बराबर। तो ये हो गया जवाब, ये हो गया कि सबका ग्रहण, सबकी उसमें से शुभ मिले तो शुभ असर, अशुभ मिले तो अशुभ असर वाला ग्रहण, लेकिन सभी 132 सूर्य और 132 चंद्र का ग्रहण एक साथ एक ही समय में एक जैसा होता है, एक ही रीत से होता है। तो यही कारण है कि जो हमारे भारत में जो रिजल्ट आया ना, वो 5 भारत में रिजल्ट आएगा, और जो हमारे यहाँ जम्मू के ऐरावत में जो रिजल्ट आएगा ना, वो 5 ऐरावत में भी आएगा। समझ में आई बात ये? हाँ। यही ग्रहण का कारण है जो दिनों दिन घटते परिणाम आते रहते हैं। यहाँ आ गया उत्कृष्ट ग्रहण का भी समय आ गया। उत्कृष्ट ग्रहण 48 साल में एक ही बार होता था। जब 48 साल में एक ही बार ग्रहण होता था तब क्या ये 5वें 6ठे आरे जैसी व्यवस्था होगी? ऐसा वातावरण हो सकता है तब? नहीं। जब 48 साल में एक ग्रहण होता होगा तब तीसरा आरा होता होगा ना। हाँ।
फिर जैसे जैसे तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, अभी हम पांचवें आरे तक पहुंचे तो अभी जघन्य ग्रहण पे हम आ गए। अब इससे छोटा ग्रहण नहीं होने वाला। बराबर। अभी जो 6 महीना जघन्य का समय दिया है वही 6 महीने जघन्य के समय में हम लोग हैं। तो ये जघन्य ग्रहण के समय में अब हम आ गए हैं। अब धीरे धीरे जघन्य से जब उत्सर्पिणी शुरू होगी तब हम उत्कृष्ट की ओर जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ, ग्रहण भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही आएगा, महाविद्य में कोई ग्रहण नहीं है ना। सूर्य चंद्र तो ग्रहण करेंगे तो वही महाविद्य के ऊपर भी तो निकलेंगे। तो वो महाविद्य में क्षेत्र में भी ग्रहण होगा। ग्रहण तो सब जगह होगा, ढाई द्वीप में सब जगह होगा। तो ओके। संपूर्ण ढाई द्वीप में होगा। लेकिन हो क्या रहा है, भरत और ऐरावत क्षेत्र ये ग्रहों के मंडल के बराबर ऊपर है, हाँ एकदम कोने में है ना। लास्ट 500 धनुष है ना। हाँ। भरत लास्ट 500 धनुष है जम्बू द्वीप के नक्शे में, बराबर। ऐरावत भी लास्ट 500 धनुष, बराबर। सब जगह ऐसा ही है। घातकी खंड के दोनों भरत, दोनों ऐरावत, अर्ध पुष्कर के दोनों भरत, दोनों ऐरावत, वो सारे लास्ट जगह पे है। बराबर। तो मान ले उसके ऊपर से ही चल रहे हैं। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे जो 132 सूर्य, 132 चंद्र और सारे नक्षत्र, सारे ग्रह भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के ऊपर से ही जा रहे हैं, पांचों भरत पांचों ऐरावत। तो कहाँ पे तकलीफ होगी? कहीं पे भी नहीं होगा। इन लोगों को ही होगी जहाँ जिसके ऊपर से सूर्य चंद्र घूम रहे। हाँ, शुभ अशुभ फल उसको ही मिलेंगे जिसके ऊपर से सूर्य चंद्र घूम रहे। महाविद्य के जगह के बराबर ऊपर से सूर्य चंद्र नहीं घूमते। महाविद्य क्षेत्र ये सूर्य के घूमने के मंडल से बहुत अंदर चले जाते हैं। महाविद्य क्षेत्र के जो दोनों पूर्व पश्चिम दो कोना है ना, वहाँ 2,500 योजन तक सीता मुखवन है। क्या है? हम आप पढ़े ना, हाँ याद है। एंड में सीता मुखवन है 2,500 योजन। हाँ, तो अब सूर्य चंद्र किसके ऊपर से घूमेंगे? सीता मुखवन। सीता मुखवन के ऊपर। तो वहाँ लोग तो रहते नहीं है, नहीं। तो महाविद्य में तो इसकी अशुभ शुभ असर होगी नहीं, तो वहाँ काल बदलेगा नहीं। ओके। और ना ही बाकी हेमवत क्षेत्र सारे बीच में है, वो भी बीच में 2,500 योजन छोड़ के है कोने से। देवकुरु तो बहुत अंदर है, उत्तर कुरु भी बहुत अंदर है। तो क्या वहां भी आरा बदलेगा? नहीं। नहीं, सीधी बात है, जहां सूर्य चंद्र घूमेंगे वहां बदलेगा। हाँ या ना? वहीं पे बदलेगा। हाँ। बस। तो पांचों भरत, पांचों ऐरावत में ही उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होती है, क्योंकि ऐसी अशुभ और शुभ असर ग्रहों के बदलाव से ही आता है, उसके घूमने से ही आता है। समझ में आई बात ये? हाँ। हाँ, आगे जाए। अभी कोई क्वेश्चन है? और किसी को क्वेश्चन है? काश्मीरा, अमिता? नहीं, ओके, चलो आगे। एक मिनट। हाँ, आओ। 132 सूर्य चंद्रों का ग्रहण एक साथ ही होता है। अब युगली क्षेत्र में ग्रहण होता हो, वहाँ अशुभ ग्रहण हो, तो शुभ भाव वाले क्षेत्रों में भी क्या अशुभपणा प्राप्त होता है? आपको तो ये सब पता चल गया अभी। क्या युगली क्षेत्र के ऊपर से ग्रह घूमते हैं? बताओ। नहीं नहीं। नहीं, युगली क्षेत्र के ऊपर से ग्रह घूमेंगे तो ग्रहण होगा ना, वहाँ पे उसकी अशुभ असर होगी ना।
जब वहां से ग्रह नहीं घूमेंगे तो उनको अशुभ असर मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आओ आगे। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों के संबंध में होता विपर्यास क्रम, तिथि की वदघट, अधिक मास आदि का कारण वगैरह काल लोक प्रकाश आदि ग्रंथों में भी बताया गया है। आओ अभी हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे। आओ अभी ये पिक्चर देखो, देखो मनुष्य क्षेत्र के बाहर कैसे सूर्य चंद्र है। बोलो मनुष्य क्षेत्र के बाहर के सूर्य चंद्र कैसे हैं? किसी को याद है? कोई बताएगा? શું ક્વેશ્ચન કીધું? क्या मनुष्य क्षेत्र के बाहर के सूर्य चंद्र हमारे जैसे हैं? અચર है। अचर है, बराबर, बढ़िया। हाँ, ये सूर्य चंद्र घूमते ही नहीं है, वहीं पे है। वहीं पे स्थिर है वो। ये सूर्य चंद्र कभी भी नहीं घूमेंगे। जो जो नक्षत्र में सूर्य है वो नक्षत्र में वहीं पे वही रहेगा हमेशा के लिए, और जो नक्षत्र में चंद्र है वो वही नक्षत्र में, और फिक्स है। चंद्र मनुष्य क्षेत्र के बाहर, चंद्र हमेशा अभिजीत नक्षत्र में होता है और सूर्य हमेशा पुष्य नक्षत्र में होता है। और बराबर सूर्य जहाँ हो वहाँ से सिमिलर दूरी के ऊपर चंद्र, देखो बराबर बराबर जगह छोड़ के है सब। देखो दिख रहा है आपको? ये चंद्र से यहाँ सूर्य, यहाँ चंद्र, यहाँ सूर्य, यहाँ चंद्र, यहाँ सूर्य, बराबर जगह छोड़ के है वो एक लाइन में। क्योंकि यहाँ हमेशा पूर्णिमा ही रहेगी, यहाँ कभी भी अमास होगी, बाकी एक भी तिथि नहीं बनेगी। बनेगी क्या? नहीं, नहीं, नहीं बनेगी। तो मनुष्य क्षेत्र के बाहर के सभी ग्रह अचर है। कैसे हैं? अचर, नहीं घूमने वाले। यस, नहीं घूमने वाले। आओ ત્યાં પણ 132 સૂર્યચંદ્ર હોય। ત્યાં તો અસંખ્યાત, આપણે તો ખાલી ઢાઈ દ્વીપના હિસાબે આટલા કાઉન્ટેડ છે, લિમિટેડ છે 132। मनुष्य क्षेत्र खाली 45 लाख योजन, और पूरा का पूरा बाहर का क्षेत्र कितना है मालूम है? असंख्य योजन। तो असंख्य योजन में कितने सूर्य चंद्र होंगे? असंख्य होंगे, बराबर, बिल्कुल बराबर, असंख्य होंगे। तो असंख्य योजन में जब असंख्य सूर्य चंद्र हो तो क्या हमारे और उनके हिसाब से हमारे तो बहुत कम हो गए, हुए कि नहीं? अच्छा चलो, अब आपको पिक्चर दिख रहा है ना? हाँ, प्रेजेंट। अब देखो यहाँ देखो, मनुष्य क्षेत्र मतलब हम 45 लाख हमारे चर ज्योतिष की बात करेंगे, घूमने वाले। मनुष्य क्षेत्र में सूर्य चंद्र की 66 पंक्ति, 66 सूर्य। देखो ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य दिख रहा है। मैंने बड़ा किया, कर्सर भी घुमा रही हूँ, देख रहे हो ना आप? हाँ, ये जम्बू है, एक सूर्य यहाँ पे, एक सूर्य यहाँ पे। अब ये आया लवण, तो बराबर 2 सूर्य यहाँ पे, 2 सूर्य यहाँ पे। तो ये सूर्य यहाँ ऐसे लिखे हैं, लेकिन होगा कहाँ? तो ये एक है तो बराबर इसकी सिमिलर ये दिशा में और ये दिशा में, यहाँ 2 होंगे ना। एक ही लाइन में 4 सूर्य रखने आपको। अब यहाँ वो 6 सूर्य, तो ये घातकी खंड हो गया, पूर्व घातकी खंड। जैसे ये जम्बू है वैसे यहाँ इतना गोले में गोल पूर्व घातकी खंड। तो पूर्व घातकी खंड में 6 सूर्य सिर्फ पूर्व घातकी खंड के मेरु के आसपास ही घूमेंगे। और ये आ गया पश्चिम घातकी खंड के 6 सूर्य। मान लो कि ये पश्चिम घातकी खंड का मेरु है मध्य का, तो बराबर उसके आसपास इसके 6 सूर्य बराबर ऐसे घूमेंगे। समझ में आया? हाँ, और 6 सूर्य के साथ बाकी 6 चंद्र भी घूमेंगे ना, ये वाले हाँ, चंद्र भी गोल घूमेंगे। उसके बाद आया कालोदधी। अब कालोदधी में तो मेरु है नहीं, तो ये बराबर बिल्कुल 42 सूर्य चंद्र ऐसे घूमेंगे, एक के पीछे एक। समझ में आया? हाँ, क्योंकि मध्य का मेरु तो है ही।
मध्य का मेरु तो है ही, तो इसको लेके ये ऐसे प्रदक्षिणा देंगे। अब आओगे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पुष्कर द्वीप है, पूरा डबल। ये 8 लाख ग्रीन वाला, 8 लाख ब्राउन वाला। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये 8 लाख है वो ग्रीन है जो अर्ध पुष्कर है, और ये 8 लाख ब्राउन है वो भी पुष्कर है, बाह्य पुष्कर। और ये बराबर मध्य में जो मानुषोत्तर पर्वत है ना, इतना ही पतला सा छोटा सा दिख रहा है आपको, पूरा गोल दिख रहा है। हाँ, इसके कारण ये 16 लाख पुष्कर के 2 विभाग हो गए। 8 लाख का अर्ध पुष्करार्ध, अभ्यंतर पुष्करार्ध, और 8 लाख का बाह्य पुष्करार्ध। क्लियर हुआ? जवाब चाहिए मुझे। 8 लाख अंदर है अभ्यंतर पुष्करार्ध, जो मनुष्य क्षेत्र के अंदर है। ये जो पर्वत है ना, यहाँ तक मनुष्य है, उसके बाहर मनुष्य नहीं जाएंगे। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के पुष्कर में या कोई भी द्वीप समुद्र में मनुष्य नहीं जा सकते। और अब आप यहाँ से अंदर गिनती गिनो। चलो मैं गिनती गिनाती हूँ। जम्बू है 1 लाख, लवण 2 इधर 2 इधर, तो टोटल 5 हुआ। हाँ या ना? हाँ, 1 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब ये आ गया लवण समुद्र खत्म। अब ये घातकी खंड 6 और 6 कितना होगा? 12। तो अंदर के और इसके प्लस करो। नहीं, सूर्य चंद्र नहीं, घातकी खंड 4 लाख 4 लाख 8 लाख। तो अंदर के 5 और 8 कितने हुए? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना योजन हुआ? 8 और 5 13। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के आपके 13 हो गए हैं। अब उसके बाद है कालोदधी समुद्र, जो 8 लाख इधर और 8 लाख इधर है। तो 8 और 8 ये इसके 16 हो गए, और अंदर के कितने थे? 13। तो 16 और 13 कितना हुआ? 29 लाख हुआ। हाँ, उनतीस लाख हुआ। ये कोने से कालोदधी से ये कोने तक 29 लाख हुआ। उसके बाद ये 8 लाख का पुष्कर द्वीप, 8 और 8 16, तो 29 और 16 कितना? क्यों सब चुप हो गए? हो कि नहीं लाइन पे? हो लाइन पे सब? कोई बोलेगा? अभी तो आ रही है ना मेरी आवाज? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गए ये मानुषोत्तर पर्वत की बॉर्डर के पहले अंदर के 45 लाख। तो ऐसे ये 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप हुआ, बराबर। और ये 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य होंगे, 5 भरत 5 ऐरावत, और इसके अंदर ही चर ज्योतिष होंगे। घूमने वाले सूर्य चंद्र इसके अंदर ही घूमेंगे। अब सबके सूर्य बताए हैं, देखो देखो सबके सूर्य है। अब उसकी गिनती करेंगे। आज आपके 66 सूर्य 66 चंद्र होने चाहिए। यहाँ पे एक सूर्य मतलब 2 सूर्य हुए। जम्बू के 2 सूर्य, लवण के 4 सूर्य, 4 और 2 6 हुआ। हाँ या ना बोलते जाओ, मेरी अगर आवाज आ रही है तो। हाँ, अब 6 सूर्य घातकी खंड, दोनों घातकी खंड के 6 6 12। तो 12 और 6 कितने हुए? 18।
18 हुआ। अब इसके 21 सूर्य यहाँ, 21 सूर्य यहाँ, तो 42 सूर्य कालो दधी के। तो 18 और 42 कितने हुए? 60 60 एक मिनट, 21 42 और अंदर के 18, 18 और 21 60 हुए ना? 60 कहाँ से हुआ? 70 हुआ। अठारह और 42, हाँ 60 हुआ। अब यहाँ तक ये 60 चंद्र सूर्य हुए। अब आओ पुष्कर में। पुष्कर में क्या हालत है? तो 36 सूर्य यहाँ है, 36 सूर्य यहाँ है। टोटल कितने हुए? 72 72। और 72 और 60 को प्लस करो, 132 132 हो गए। 132 हो गए। हाँ 132 એટલે 66 આ બાજુ 66 आ बाजू, 66 आ बाजू। आप जो बोलते हो ना चंद्र की पंक्ति 66 66, स्नात्र में हम बोलते हैं। हाँ बराबर। तो सूर्य की चंद्र की पंक्ति 66 यहाँ, 66 यहाँ, चंद्र भी 66 यहाँ, 66 यहाँ। तो 132 सूर्य, 132 चंद्र और 2.5 द्वीप और मानुषोत्तर पर्वत। आज आपको सब क्लियर हो गया? हाँ हो गया कि कोई प्रश्न है? बताओ। हो गया हो गया ना? अच्छे से 2.5 द्वीप मालूम पड़ गया ना? मजा આવી गई। मजा आ गई ना? बस। और उसमें से आप कितनी छोटी जगह पे हो पता है आपको? એ ઓલો રાઈનો દાણો હોય ને એટલું છે। हाँ, आप ये पूरे 45 लाख योजन में से आप सिर्फ 526 योजन के भी अंदर के 1 योजन भाग में होंगे। अभी हम सिर्फ छोटे से 1 योजन भाग में, वो महाराष्ट्र का पूरा जाएगा, उसके अंदर होंगे। आप सोचो। बराबर? બરાબર। बस चलो, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब सूर्योदय सूर्यास्त की व्यवस्था देखो। देखो आओ, आपको ये दिख रहा है? सूर्योदय सूर्यास्त के फोटो दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। तो सूर्य, अब पृथ्वी जमीन पे है। आओ अभी एक और बात समझाती हूँ इसी में। देखो जम्बू और सब नीचे जमीन पे है। हाँ अब वो जमीन पे है और सूर्य चंद्र गोल घूम रहे हैं। हाँ तो आएगा जाएगा कौन? सूर्य चंद्र आएगा। सूर्य चंद्र आएगा जाएगा। तो सूर्यास्त और सूर्योदय कौन करेगा? सूर्य चंद्र ही घूम के करेंगे या हमारी पृथ्वी घूम के करेगी? सूर्य चंद्र ही घूमेंगे ना। बस, बहुत कॉमन बात है। और आसमान में देखते तो सूर्य इधर से उधर जाता है, हम तो वहीं के वहीं बैठे हैं। हम तो वही के वही बैठे हैं। अब आपको यहाँ पे ये बात को ऐसे समझनी है कि जब भी हम पृथ्वी को अगर सिर्फ ये 6 खंड की मानेंगे ना, खाली 526 योजन का ही भरत क्षेत्र, तो ही आप उसको घुमाओगे। असंख्य द्वीप समुद्र वाली पृथ्वी होगी तो क्या आप उसको घुमाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। और उसके सामने 132 सूर्य 132 चंद्र रखे हैं। एक ही पृथ्वी के सामने आपने 132 100 सूर्य चंद्र और रखे हैं। तो अब घूमेगा कौन? 132 घूमेगा या एक पृथ्वी घूमेगी? 132 ही घूमेंगे ना। बस, जब आप ये चीज मानो कि 132 सूर्य है और 132 चंद्र है, फिर तो घूमेगा वही। बराबर। फिर पृथ्वी का तो घूमने का सवाल ही नहीं है। तो फिर होगा क्या पता है? ये 132 सूर्य चंद्र भी स्थिर हो गए और पृथ्वी घूम रही है। पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? हाँ अगर आप पृथ्वी को घुमाओगे तो चर और अचर सूर्य चंद्र की तो बात ही निकल गई ना, उड़ गई ना। हाँ वो तो पॉसिबल ही नहीं। वो तो पॉसिबल ही नहीं। अगर पृथ्वी घूम रही है तो क्या 2.5 द्वीप घूम रहे हैं और बाकी स्थिर है, ऐसा है क्या? नहीं। वो भी पॉसिबल नहीं। तो चर ज्योतिष और अचर ज्योतिष दो तो अलग होंगे ही नहीं। अगर पृथ्वी घूम रही है तो सारे के सारे ज्योतिष एक ही है, अचर। अब समझ में आ रहा है गणित? हाँ हाँ आ गया। अब समझ में आ गया कि पूरा का पूरा जो 2.5 द्वीप क्या असंख्य द्वीप समुद्र है, वो सब स्थिर है, जमीन पे है। उसमें 2.5 द्वीप के अंदर चर ज्योतिष घूमते हैं, इसलिए उसमें बदलाव आता है। और जो 2.5 द्वीप के बाहर के असंख्य द्वीप समुद्र है, वहां स्थिर ज्योतिष है, इसलिए वहां कोई बदलाव नहीं है। बराबर।
क्लियर हुआ आज? हाँ। तो अब हम भगवान की बात को ही मानेंगे, पृथ्वी को स्थिर मानेंगे, चर ज्योतिष मनुष्य क्षेत्र के अंदर मानेंगे, ढाई द्वीप के बाहर अचर मानेंगे। कंफर्म? कंफर्म, लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। बोलो, और कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो बोलो, पूछो। बात समझ में आ गया सब? हाँ। चलो आगे जाऊं फिर? हाँ। आओ। अब जो मुद्दा है वो है चर ज्योतिष देवों के द्वारा मनुष्य लोक में काल विभाग। अब आपको ये पता चल गया कि चर ज्योतिष के कारण ही काल बनता है, चर ज्योतिष ही काल का विभाग बनाता है। वो घूमेगा तो दिन रात, सूर्य घूमेगा तो दिन से रात होगी, सूर्य घूम के वापस आएगा तो रात खत्म होके वापस दिन आ जाएगी। तो ये घुमाने वाला है, जो काल विभाग बनाने वाले हैं वो चर ज्योतिष है। अब भगवान ने उसको अपने परिणामों में बिल्कुल डेप्थ में जाके क्या समझाया है, अब हम वो समझें। ठीक है, खाली इतने कहने से भगवान रुके नहीं है, खाली इतना कह के भगवान रुके नहीं है। तो काल जो बनता है, काल विभाग बनता है, वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसको जानेंगे। आओ। चर ज्योतिष देवों के द्वारा मनुष्य में काल लोक में काल का विभाग। चर ज्योतिष देव विमानों की गति स्पेशल रीत से चल रही है, विशेष द्वारा चल रही है, जैसे कि वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, लक्षण। ये पहले आ गया था, अगर आपको याद हो तो पहले या दूसरे लेक्चर में ही ये आ गया था। काल द्रव्य 5 प्रकार के लक्षण पे निर्भर होता है। याद आया किसी को? हाँ, वर्तना, परिणाम। वर्तना मतलब उस हिसाब से उसको वर्तन करना है, वो घूम रहा है, वो वर्तना है। अब घूमने के कारण जो परिणाम हो रहा है, ग्रहों के घूमने से दिन रात, ये परिणाम हो रहा है, ये परिणाम हुए वो बताया है। फिर तीसरा क्रिया बताई। क्रिया में क्या, तो शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया। शुभ कैसे है, घूमने के असर क्या शुभ है या अशुभ है। परत्व, अपरत्व मतलब किसी व्यक्ति विशेष पे वो हो रहा है या अपरत्व संपूर्ण जगत पे हो रहा है। व्यक्ति विशेष के ऊपर भी इसकी असर हो रही है और संपूर्ण जगत के ऊपर भी इसकी असर हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे बताओ। हो रही है। हो रही है। संपूर्ण जगत पे कैसे हो रही है, व्यक्ति पे कैसे हो रही है, ये बताओ। चलो कोशिश करो। नेचर हाँ, एक व्यक्ति का नेचर चेंज हो रहा है। जो हम बोलते हैं ना हकार नीति, मकार नीति, याद है आपको? तीसरे आरे में सिर्फ डांटने से, डपटने से लोग सुधर जाते थे, दूसरे आरे में उनको सजा देनी पड़ती थी, और तीसरे में तो फांसी तक की सजा है लेकिन लोग नहीं सुधरते हैं। पता है? जो दंड नीति है वो चेंज हो गई, व्यक्ति विशेष का स्वभाव बदल गया। परत्व का मतलब ये हो गया, जो जड़ और वक्र, मनुष्य जड़ और वक्र हो गए, जो बिल्कुल रुजु और सरल थे। तो चर ज्योतिष का ये सबसे बड़ा परत्व पे ये असर है। परत्व मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष। और अब आओ अपरत्व। अपरत्व का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, संपूर्ण जगत। जगत पे क्या असर है? बहुत मजा आ रहा है, आप बोलो। आप लोग ने जो भी सीखा है ना वो बहुत डीपली सीखा है। संपूर्ण जगत पे क्या असर हो रही? हाँ, नेचुरल कैलेमिटी मतलब जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी है, बस एक ही शब्द है। अवसर्पिणी मतलब सभी जगत के पर्यायों का घटना, वातावरण का घटना, धूप का बढ़ना,
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, पांचों के तहत उसकी घटत होना और बाद में उसका वापस बढ़ना, तो ये अपरत्व हो गया। अब समझ में आया? जो काल द्रव्य है वो पांचों रूप से व्यवहार काल परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन सिर्फ यहाँ ही होगा, ढाई द्वीप में होगा, ढाई द्वीप के बाहर नहीं होगा। यहाँ 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र में परिवर्तन है, वहां तो कोई एक छोटे से क्षेत्र में भी परिवर्तन नहीं है। मजा आ रही है जानने के बाद ये? हाँ हाँ अच्छा है। भगवान, आप सोचो कितना पुण्य किया होगा गत जन्म में हम लोगों ने, जो हमें भरत क्षेत्र मिला, ढाई द्वीप मिला, जम्बू द्वीप, और उसमें भी भरत क्षेत्र मिला, उसमें भी जैन कुल मिला, उसमें भी आर्यभूमि मिली, और परमात्मा से बोला गया, परमात्मा के द्वारा उनके मुख से बोले गए आगम के भावार्थ मिले। समझ में आ रही है ये बात? जो ऐसे अशुभ काल में भी आप शुभ सीख रहे हो, ઈ તો આપણું પુણ્ય છે ને। पुण्य आपने पिछले जन्म में किया तभी हुआ ना, हाँ तभी ये शुभ योग आया है। तभी ये शुभ योग आया। पर तो पुण्य करना भी पड़ेगा ना। अब चाहे कितनी भी काल की व्यवस्था बुरी चले, इंसान पुण्य कर सकता है, ये साबित हो गया। हाँ परत्व अपरत्व मतलब एक व्यक्तिगत और एक संपूर्ण जगत, उसमें अगर अशुभ प्रवृत्ति भी चले तो भी एक मनुष्य अपनी नियति को शुद्ध रूप से बना सकता है। बराबर। अब इतनी बड़ी बात है, मनुष्य की शक्तियां समझ में आ रही है? पुरुषार्थ का महत्व समझ में आ रहा है? हाँ प्रारब्ध कैसा चल रहा है, भाग्य कैसा चल रहा है, अवसर विणी काल भाग्य कैसा चल रहा है। 0.00.1 मनुष्य जैन संपूर्ण जगह ये भरत क्षेत्र में, और उतने अंदर हमारा रहना, और जो भी जगत की व्यवस्था है उससे विपरीत जाके परमात्मा की बात को मानना। कितने कम नंबर होते हैं पता है ना? ये लोग होते कि नहीं होते? माइक्रो माइक्रो करવું પડે। माइक्रो माइक्रो किया, और वो भी पुरुषार्थ आपने कुछ किया होगा तो आप ये माइक्रो में हो। अब अगर पुरुषार्थ और करोगे तो ये क्या आगे फल देगा? माइक्रो मोक्ष। बस आपको ये समझना है, यही समझना है। असंख्य असंख्य अनंत जीवों की अपेक्षा से मुश्किल से माइक्रो परसेंट सिद्ध गति में जाते हैं। मतलब ये कि कितना भी काल, कितना भी ये द्रव्यादि स्वरूप में अशुभ परिणाम हो, जीव अपनी मति और बुद्धि को ठिकाने पे रख के शुभ द्रव्य से शुभ काल, क्षेत्र, काल, भाव और भव रूप गुणों को प्राप्त कर सकता है और है। समझ में आया? हाँ ये सारे चर जगत के ग्रहादि, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सब मैं उसको क्या बोलती हूँ पता है? ये सारे चौकीदार, और हम लोग एक जेल में बंद है। ये मनुष्य तिर्यक लोग है ना, वो एक जेल में बंद है, और ऊपर सारे ये जेलर और चौकीदार घूम रहे। बोलो घूम रहे कि नहीं घूम रहे? घूमी तो रहे। यही स्थिति है ना हमारी की, और कोई है और दूसरी स्थिति है? नहीं, यही हमको नचाते हैं। तो अब यहाँ से इनको चकमा देके कैसे बाहर निकल सकते हैं? भागेंगे तो निकल पाएंगे क्या? नहीं, कैसे निकल पाएंगे? पुण्य कमाओ, पुण्य पढ़ाई कमाओ, पाप खत्म करो, कर्म जीरो करो, कुछ नहीं और। करो।
कर्म जीरो करो, अपने आप उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। बराबर। पुण्य कमाओगे तो भी यहीं पे रहना पड़ेगा, पर जब तक छूटे नहीं तब तक पुण्य भी जरूरी है। तो ही पुण्य सिलक में पड़ा है ना, इसी कारण से हमें ये जैन कुल मिला। अगर पुण्य सिलक में नहीं होता तो जैन कुल भी नहीं मिलता। बराबर। तो पुण्य करते जाओ, अपने आप कुल अच्छा मिलेगा। लेकिन वो पुण्य को भोगना है ये मत सोचो बिल्कुल। उसके बदले में मुझे चाहिए कुछ, ये नहीं सोचो। बराबर। बराबर। अब ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ जाएगी। विश्वभूति अणगार ने जो इच्छा की कि जो भी मैंने अब तक के मांस खमण के तप किया है उसके फलस्वरूप मुझे अनंत शक्ति प्राप्त हो, तो ये बात उनके पुण्य बैलेंस में होने के कारण ग्रहों ने उनको दी या नहीं दी? दी। तभी वो दूसरे ही भाव में बराबर 6 ग्रह 7 ग्रह उच के लेके नहीं, वो वासुदेव बने ना, वासुदेव बने तो 6 ग्रह उच के लेके वासुदेव बने कि नहीं? वो उसके वो पुण्य के कारण ग्रहों ने उनको अनुमति दे दी कि नहीं दे दी? मतलब क्या हुआ पता है? अब मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो उसको मैं टिकट है, ये मेरे लिए टिकट है, वो मैं खर्चा करके अमेरिका चली जाऊं। बराबर। तो ये पुण्य जो हम कमाते हैं ना वो टिकट है। अब वो टिकट हमको कहाँ पे खर्चना, कैसे खर्च करना चाहिए? अमेरिका जाने के लिए नहीं, तो पुण्य कमाने के लिए। वो तो पुण्य तो है ही, 1 लाख रुपया पुण्य ही तो पड़ा है। कहाँ खर्च करोगे? कर्म निर्जरा। खर्च ही नहीं करना है, जमा करके रखना है। बस बस हमें खर्च ही नहीं करना है। हमें जीरो, हमें 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 जो भी कमाया है ना वो ऐसा समझो मेरा है ही नहीं, मैंने कमाया ही नहीं है। बराबर है। कमाओ जरूर, तप करो, सब करो, 6 बाह्य तप 6 अभ्यंतर तप सब करो, लेकिन ये सोचो साथ में कि मेरे पास सिलक में जमा मैंने कुछ नहीं रखा है। क्योंकि अगर मानोगे ना कि सिलक में रखा है तो सामने तुरंत आप टिकट ले लोगे। विश्वभूति अणगार ने टिकट ले लिया, तुरंत ले लिया। जैसे ही गाय ने उड़ाया उन्होंने टिकट काट लिया कि भाई मेरे पास अगर जो भी सिलक में पड़ा हो तो मुझे तुरंत अनंत शक्ति दे दे, मिल जाए। मिल गई ना? मिल गई। मिल गई। वो भाव में नहीं मिली, उसके बाद वाले भाव में मिली, पर मिल गई ना। हाँ, मिली। तो अब हम क्या करेंगे? पुण्य कमाएंगे, अपने आप पुण्य होगा, उसको कमाने देना है, अपने आप इकट्ठा होने देना है। हम तो बस अच्छा काम करते जाएंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे। बराबर। अपने आप उसको बैलेंस होने दो, इकट्ठा होने दो। वो है वो भी नहीं सोचना है। और जब भी तकलीफ आ जाए ना, मैं पुण्य कैश नहीं करूँगा, मुझे मेरे पुण्य के बदले में ये चाहिए, वो डिमांड ही नहीं आएगी। बराबर। ऐसी इच्छा ही नहीं आएगी। अगर इच्छा नहीं करोगे, पुण्य बैलेंस में पड़ा है, अपने आप अच्छा भाव मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। अब ये जन्म में काश्मीरा आयम बिल बहुत करती है, दक्षा रोज एकासना करती है, बेसना करती है, रोज करती है, तो ये तो संज्ञा बन गई उनकी, आहार संज्ञा में आ गया। बराबर। तो दूसरे जन्म में ये आहार संज्ञा तो साथ में ही आने वाली है। अब उनको कुछ मांगने की जरूरत है? नहीं। तो जो आपने किया है, जो बैलेंस है, वो आपके काम में आना ही आना है। अब आगे उनको आयम बिल करना है या बैसना एकासना करना है तो मनुष्य तो बनाएंगे ही ना भगवान। हाँ। और आम बिल एकासना मनुष्य बन के करोगे तो कहाँ जाओगे? फिर से जैन कुल, देवलोक नहीं, फिर से जैन कुल अपने आप मिल जाएगा। हाँ। अपने आप मिल जाएगा। हमें मांगने की जरूरत है? बोलो नहीं। नहीं, बस हमको सिर्फ वही कार्य करना है जो हमें अगले जन्म में जैन कुल को दिलवाए।
तो अब यहाँ आपने आज दो महत्व की बात जानी है, ध्यान से सुनिएगा, दो महत्व की बात। एक बात ये कि ग्रह में बहुत ताकत है, उसकी शुभ अशुभ असर हम पे होती है, ये एक महत्व की बात। दूसरी महत्व की बात ये कि अगर आपके अंदर शुभ या पुण्य बैलेंस हो तो ग्रहों को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। तो ग्रहों से ज्यादा ताकत किसकी हुई? पुण्य की ताकत। ये दो बात क्लियर हो गई। हाँ। अगर ग्रह बलवान होते, पुण्य बलवान नहीं होता, तो क्या कोई भी मनुष्य यहाँ से ग्रहों को मात देके उनके एरिया से ऊपर जाके मोक्ष में जा पाता? ना, नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनो, देवलोकों के ऊपर क्या सूर्य चंद्र है? चौकीदार है? नहीं। क्यों? वहाँ पे तो काली नहीं है। क्यों? वहाँ पे कोई काली नहीं है तो सूर्य चंद्र उसका मतलब क्या हुआ पता है? उनको तो पुरुषार्थ करके अपने कर्म को तोड़ने का मौका ही नहीं है। काल नहीं है तो, सूर्य चंद्र नहीं है तो। हाँ। अब ये सोचो कि सूर्य चंद्र ही ऐसी ताकत है जिसका आप निमित्त रूप में इस्तेमाल करके मोक्ष जा सकते हो। तभी तिर्यक लोक में ही, डाई द्वीप में ही सूर्य चंद्र है और वहीं से मोक्ष जा सकते हो। तो सूर्य चंद्र अपेक्षा से किसके निमित्त हुए? मोक्ष के निमित्त हुए। अब उसको क्या हमको गाली देनी चाहिए? नहीं। चौकीदार बन के रोक रहे हो मुझे, ऐसा बोलना भी चाहिए? नहीं, संभाल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। यही तो कारण है कि ना नरक मोक्ष में जा सकता है ना देव मोक्ष में जा सकता है, क्योंकि वहां काल ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है एक साल कब निकल गया, एक दिन कब निकला, सूर्योदय सूर्यास्त हुआ, कुछ नहीं है उनके पास। जब कुछ है ही नहीं, समय है ही नहीं, तो कहां से पुरुषार्थ करेंगे? पूरी व्यवस्था समझ में आ रही है? बहुत आनंद हो रहा है। आ रही है समझ में ये व्यवस्था? हाँ। अब अगर ये सिचुएशन को हम बहुत अच्छे से समझ जाए ना कि हमें कुछ नहीं करना है, हमारे अंदर ऐसी इतनी ज़्यादा शक्ति है, मन की शक्ति है, जो हम चाहे पा सकते हैं। तो हमें क्या चाहना चाहिए? कुछ नहीं चाहना है, बस यहाँ से छूटना है, यहाँ से मोक्ष आना। और उसके लिए अच्छे काम करते रहो, सबको करुणा भाव से मित्र समझते रहो, जो कुछ लेने आए उसको हंसते हुए देते रहो, अपने कर्म जीरो करते रहो, बच जाओगे, तुरंत बच जाओगे। बचोगे कि नहीं? बचेंगे। मजा आ गया ना? बहुत मजा आवे छे। आज मजा आ गया। यहाँ तक हमने जो भी किताबें पढ़ी वो सबके बाद भगवान एक ही बात बताते हैं कि ये जगत को जानो, जगत स्वभाव को समझो और भागो यहाँ से। एक ही बात समझ में आ रही है ना? हाँ। यही लोक स्वरूप भावना है। आज अपने लोक स्वरूप जाना, पूर्ण रूप से जाना। ये सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, वहाँ मनुष्य क्षेत्र है, वहीं से मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र घूमने के कारण ही पुण्य पाप तपश्चर्या कर्म सब चीज मिलेगी, घटेगा। पाप कर्म को बढ़ाएगा, पुण्य कर्म भी शुभ कर्म को बढ़ाएगा, पाप अशुभ कर्म को बढ़ाएगा। और उसी पुण्य कर्म के बढ़ने के कारण मनुष्य भव मिलेगा, अच्छा कुल मिलेगा। समझ में आ रहा है? मनुष्य भव और अच्छे कुल के लिए पुण्य बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है?
बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? साधर्मिक भक्ति, सबको हेल्प, नो गुस्सा, नो अहंकार, नो मद, कुछ नहीं, एक भी कषाय नहीं। तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, उससे पुण्य मिलेगा। पुण्य से क्या मिलेगा? अच्छा भव। अच्छा भव, अच्छे भव से क्या मिलेगा? कर्म से छुटकारा। नया कुछ मांगना नहीं है, अच्छा भव मिलता जाएगा, आप छूटते जाओगे, मांगोगे कुछ नहीं। समझ में आई बात? ये हाँ। कुछ नहीं मांगोगे तो अच्छा भव अपने आप मिलता जाएगा। आपकी अभी की कार्यशैली ही ऐसी है कि किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो और सिर्फ अच्छाई से जी रहे हो, तो पुण्य अपने आप सिलक में आ रहा है। आपको अब कुछ नहीं मांगना है, नया जन्म भी नहीं मांगना, पुण्य का बंध भी नहीं मांगना है, कुछ नहीं मांगना है, बस कर्म जीरो करना है। कर्म जीरो करोगे, लोगों को माफ करोगे, लोगों की गलती माफ करोगे, लोगों के गुस्से को ध्यान में नहीं लोगे, अपने आप कर्म जीरो होंगे आपके, अपने आप पुण्य बढ़ता जाएगा। और पुण्य बढ़ने से अपने आप यहाँ से आपके छुटकारे की भव निश्चित हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। बोलो, कोई प्रश्न है? ना। अब जो आगे का जो विवरण है ना, वो पूरा पंचांग है, एक साल कैसे बनता है, क्योंकि अब ग्रहों को तो समझना पड़ेगा, तो ग्रहों की व्यवस्था को भी समझनी पड़ेगी ना। आपने अभी क्या जाना, तो अभी जो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया ना, उसके कुछ शब्द में बोल रही हो। आपने वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, आपने क्या जाना? वर्तना, परिणाम, क्रिया, अपरत्व, परत्व। आपने ये 5 चीज को जाना। ये शब्द भारी है लेकिन इजी लैंग्वेज में हमने उसको समझ लिया, बराबर? यस। अब ये 5 जानने के बाद जो उसकी पूरी गतिविधि है ना, उसको भी जानेंगे कि भी एक साल, एक दिन कैसे होगा, एक साल कैसे होगा, कितने पूनम आएंगे, कितने अमास आएंगे। एक बात ऐसी होती है कि अगर किसी के साथ रहो ना हमेशा के लिए, उसको उसके साथ उसके जैसे चौकीदार है या जैसे जेलर है और जो कैदी है, तो हर एक कैदी है ना जेलर के स्वभाव को जान लेता है। जान लेता है कि नहीं जान लेता है? अच्छा, आप हॉस्पिटल में हो तो वहाँ जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो सिस्टर है, जो आपके राउंड के ऊपर आपकी हेल्थ और आपको बार बार देखने आते हैं, आपको खाना देते हैं, आप उसके स्वभाव को जानते हो कि नहीं जानते हो? जान जाते हैं। अब उसके स्वभाव को जान लिया, उसके काम करने के तरीके को जान लिया, तो आप अपना सुख का रास्ता निकाल पाओगे? हाँ, निकालेंगे। निकाल पाओगे। तो जैसे एक बहू घर में आती है तो घर वालों के स्वभाव को जानती है कि नहीं जानती है? हाँ, जान जाती है। तो अब हमारे हाथ में, हम किसके हाथ में है? अभी तो सब हमारे हाथ चर ज्योतिष के हाथ में। हम किसके हाथ में है? चर और ज्योतिष के। तो अब चर ज्योतिष के घूमने का स्वभाव, उसका व्यवहार, उसके परिणाम, घूमने का परिणाम क्या है, उसमें क्या अपरत्व है, क्या परत्व है, ये सब जानना है कि नहीं जानना है? जानना है। जानना जरूरी है कि नहीं है, ये भी बता दो। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल है, हम उसको जानेंगे, बराबर? हाँ। तो अब ये हम अगले क्लास में जाने, क्योंकि अब पूरा पंचांग विभाग आएगा। ओके। ओके? यस। तो कोई प्रश्न है तो पूछ लो।
बहुत अच्छा था, आज का भी सेशन बहुत अच्छा था। है कोई प्रश्न? ठीक है, तो चलो अभी अगले क्लास में मिलेंगे, परसों मिलेंगे। कार्तिक पूनम है, हम परसों मिलेंगे। अभी पूर्णिमा के दिन, उसी दिन ग्रहण है, उसी दिन सूर्य चंद्र की व्यवस्था को आपको समझना है। ग्रहण आएगा, टीवी में आएगा, कहीं भी आएगा, उसके पिक्चर्स आप जरूर देखना। ठीक है? चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।